हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेसी पॉइंट। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो जो आज का ये वीडियो होगा, इसमें हम बात करने वाले हैं जो यूपी ट्रिपल एस सी जी टी ए में लोगों को डाउट है, स्टूडेंट्स को बहुत ही समस्या आ रही हैं। तो उन चीज़ों को लेके हम यहाँ पर बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे और आपकी जितनी भी समस्याएं थी वो यहाँ पर हम क्यूमुलेटिव तरीके से लाए, जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे से उनका सोल्यूशन बताएंगे। क्योंकि बहुत सारी तो समस्याएं एक्चुअल में है ही नहीं, बस वही है कि बच्चों को डाउट हो रहे हैं, कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं। तो उन सब चीज़ों को इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट डेट, शॉर्ट लिस्टिंग, डॉक्यूमेंट वैलिड डेट जो कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया आपका, और भी सर्टिफिकेट्स हैं, EWS डबल वेरिफिकेशन क्या चीज़ है, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस में इशू डेट को लेकर क्या प्रॉब्लम है, एज क्राइटेरिया, सिलेबस और एग्जाम स्ट्रेटजी। मेन चीज़ एग्जाम स्ट्रेटजी यहाँ पे, इन सारी चीज़ों को जो है बहुत ही अच्छे से यहाँ पर हम समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला बात हम करें यहाँ पे, वो है आपका इम्पोर्टेंट डेट, जो आपकी महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। इसमें आप समझिए कि जो विज्ञापन निकला था 24 मार्च को निकला था AGTA का, और ऑनलाइन आवेदन 22 मई से स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका ऑनलाइन आवेदन है वो सिर्फ 11 जून तक होगा, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है बस वो 11 जून तक होगा। उसके बाद आपको फीस सबमिशन और करेक्शन की डेट वो 18 तक है, ना कि ऑनलाइन एप्लीकेशन की। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट है आपकी 11 जून, और करेक्शन की और फीस सबमिशन आप जो है 18 जून तक कर सकते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो मेन चीज़ संशोधन, तो संशोधन करना क्यों है, क्योंकि आप पहले से ही फॉर्म बहुत अच्छे से भरें, कोई गलती ना करें, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। तो ये था हमारा इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। अब बात करेंगे यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग। तो आपको पता होगा 2759 पोस्ट पे जो है ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है, समझे। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, काफ़ी अच्छे नंबरों में वैकेंसी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। तो टोटल जो इसके पद हैं वो यहाँ पर हैं 2759, ठीक है। और आप यहाँ देख पा रहे होंगे आयोग ने बोला है कि 15 गुने अभ्यर्थी जो है यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग करी जाएगी, 15 गुने अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग करी जाएगी। तो इसका हम अगर 15 गुना निकालें तो लगभग जो है ये 41,385 के आसपास बैठ रहा है। तो मोटा मोटा आप 41,000 समझ लीजिए कि 41,000 बच्चे सिलेक्ट होंगे। तो वही चीज़ है कि आप कोई गलती ना करें ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो। तो इससे चाहे कि आप सारी चीज़ें बहुत सावधानी से करें। कोई दिक्कत है आप हमें बता सकते हैं, उसको हम यहाँ पर बताएंगे। उसके अलावा तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर टोटल जो है 41,000 बच्चों की शॉर्ट लिस्टिंग करी जाएगी। बात करें डॉक्यूमेंट्स वैलिड डेट की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा आज का वीडियो का, तो इसको समझें। तो जैसा कि आयोग ने पहले ही बता रखा है, क्लियरली समझा रखा है, जो 2.2 नोटिस है उसमें जो पॉइंट है, अभ्यर्थी को आवेदन की अंतिम तिथि, तो अंतिम तिथि क्या है, 11 जून है, तक संबंधित आवश्यक अनिवार्य अर्हता और शैक्षिक अन्य अर्हताएं तथा तत्संबंधी प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए, ठीक है। तो कब तक के होने चाहिए, 11 जून से पहले के होने चाहिए, समझे। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली है कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो 11 जून तक आपके पास होने चाहिए। क्योंकि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसमें जो है डेट मेंशन करनी रहती है, और वहाँ भी उन्होंने बोल रखा होता है कि 11 जून से पहले का ही, 11 जून इन द सेंस जो भी फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहती है, ठीक है। तो इस वाली वैकेंसी की 11 जून है, तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स इस डेट तक के होने चाहिए। और यहाँ पर जो है जो आरक्षण संबंधी डॉक्यूमेंट्स हैं, आयु सीमा में छूट का लेके, जो छूट अभ्यर्थी जिनको मिलती है, ठीक है, जो इसके लिए एलिजिबल हैं, तो उनका भी वही है कि उनके पास भी प्रमाण पत्र होना चाहिए जब आयोग मांगे, और जो है वो आयोग को दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया गया हो, जो उसकी इशू डेट हो डॉक्यूमेंट्स की, वो एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है तब तक का होना चाहिए, उससे पहले का होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें थी डॉक्यूमेंट वैलिडेट की। तो यहाँ पर हम पहले बात कर लेते हैं, जैसे कि डोमिसाइल की। कुछ बच्चे बात कर रहे हैं कि डोमिसाइल जो है वहाँ पर तो ऑप्शनल आ रहा है फॉर्म भरते वक्त। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बेवजह के पंगे क्यों लेने। आपको यहाँ पर जब बोल रखा है सारे हर तरह के डॉक्यूमेंट 11 दिन से पहले होने चाहिए, अभी भी आपके पास टाइम, आप नया बनवा लीजिए। आप वहाँ पर तो स्किप कर सकते हैं, जैसे अभी आप जब फॉर्म फिलिंग कर रहे हैं तो आप वहाँ पर तो देख रहे होंगे कि जो आपका, ठीक है, ये आपका ऑप्शनल है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे जो है ऑप्शनल है तो उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन आपके पास होना तो चाहिए ना। तो अभी आज ये वीडियो 2 तारीख को बन रहा है, तो आप बनवा लेंगे तो 6-7 दिन में आपका बन जाएगा। लेकिन फॉर्म आप भर दें, बट डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लें, इस डेट से पहले से ही बनवा लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा।
क्योंकि बेवजह की चीज़ें क्यों करनी, क्योंकि इसमें डोमिसाइल को लेकर अलग से नहीं बताया गया है, बट फिर भी आप बनवा लें ताकि आपको किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप फॉर्म अपना भर दें, ऑप्शनल है तो उसको स्किप कर दें, लेकिन आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा ही लें, हर हाल में बनवा लें। ठीक है, इस डेट से पहले। बाद में क्यों करना, तो इससे अच्छा कि पहले ही बनवा लें। फिर बात करें हम EWS सर्टिफिकेट या जो EWS कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए, यहाँ पर एक चीज़ और है, जैसे कि डोमिसाइल हो गया आपका, अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो ये तो मैंडेटरी है, ये तो एकदम ऐसे मान लीजिए ये आपको बनवाना ही पड़ेगा इस डेट से पहले, क्योंकि आप कास्ट सर्टिफिकेट के थ्रू आप क्या ले रहे हैं, रिजर्वेशन ले रहे हैं। और रिजर्वेशन के फायदे आपको तभी मिलेंगे जब आपका सर्टिफिकेट 11 जून से पहले का हो। तो आप चाहे OBC कैटेगरी के हों, आप SC कैटेगरी के हों, ST जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी आ रही है, तो आप अपना सर्टिफिकेट बनवा लें इस डेट से पहले। तो यहाँ पर साफ साफ लिख रखा है, चाहे शैक्षिक हो या और जो प्रमाण पत्र हैं वो सारे के सारे इस डेट के होने चाहिए, इस डेट से पहले के होने चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे EWS कैटेगरी वालों के लिए, तो इनका भी बड़ा डेट को लेके बहुत ही सिनेरियो है यहाँ पे। अब वो क्या चीज़ है वो उसको यहाँ पे बहुत बेसिक से समझते हैं। ठीक है, तो जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र हैं, ठीक है, तो उनकी एक तो ये जो आयोग के द्वारा जो नियम बताए गए हैं कि 8 लाख से आय इनकम कम हो, और ये इनका जो भी फॉर्मेट रहता है वो तो रहना ही चाहिए। मेन चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है यहाँ पे डेट। इसकी भी डेट है, आपको पता होगा EWS हर साल नया बनता है, रिन्यू होता है। ठीक है, तो जो आपका EWS सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2026 से लेके 11 जून 2026 के बीच का होना चाहिए, जो आवेदन की अंतिम तिथि है। ये जो डेट है आपको पता होगा, ये जो वित्तीय वर्ष होता है वो अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है, तो और जो EWS सर्टिफिकेट है वो 1 वित्तीय वर्ष तक के लिए ही वैलिड होता है। तो यहाँ पर जो है आपका EWS सर्टिफिकेट 1 अप्रैल से लेके 11 जून के बीच का होना चाहिए। इससे पहले का है तो वो इसमें इनवैलिड हो जाएगा, वो वैलिड नहीं होगा दोस्तों। तो आप जो भी EWS कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं वो बनवा लें, नया बनवाएं, और इस डेट के बीच का ही बनवाएं। ठीक है, आप आवेदन की अंतिम तिथि तक का बनवा सकते हैं। तो इसमें लिखा है मध्य निर्गत EWS प्रमाण पत्र, जो वित्तीय वर्ष, अब जैसे जो EWS प्रमाण पत्र बनता है वो पिछले साल के इनकम पे बनता है और अगले साल के लिए वैलिड होता है। जैसे ये 26-26 का है, लेकिन ये वित्तीय वर्ष जो रहेगी वो 25-26 रहेगी, और जो मान्य होगा मतलब वित्तीय वर्ष 25-26 की आय पर, और वित्तीय वर्ष 2026-27 के हेतु मान्य होगा। पिछली आय के बेस पे बनेगा और अगले जो वर्ष रहेगा उसमें ये वैलिड होगा। आप जब EWS का वो फॉर्मेट देखेंगे, मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ एक बार। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमने एक जो है इसका जो प्रारूप है वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। आप इसको ध्यान से पढ़ें। आप यहाँ पर जब बनवाएं तो ध्यान रखें, यहाँ पर तो जो इशूइंग अथॉरिटी है उसका नाम आता है, ये यहाँ पर आपका प्रमाण पत्र संख्या रहेगा, और ये है आपकी इशू डेट। ठीक है, अब ये जो चीज़ है यहाँ पर आप ये लाइन देख रहे हो, वित्तीय वर्ष के लिए मान्य, और एक वित्तीय वर्ष में इनके परिवार की आयु ये वाली कि किस के बेस पे बन रहा है। तो जैसे ये अभी 2026-27 चल रहा है, तो ये जो वैलिड होगा ये 2026 और 27 के लिए वैलिड होगा, और यहाँ पर जो डेट डाली जाएगी वो आपकी 2025-26 डाली जाएगी। क्यों डाली जाएगी? क्योंकि ये 25-26 के बेस पे बनाया गया है और अगले साल के लिए वैलिड है। और यहाँ पर जो डेट आएगी वो आपकी 1 अप्रैल के बाद की आएगी, जब भी आप बनवाएंगे, जिस डेट पे आप बनवाएंगे। तो ये जो डेट है वो 1 अप्रैल से लेकर 11 जून के बीच की होनी चाहिए। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कुछ रह रहा है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा डबल वेरिफिकेशन। इसकी ज़रूरत सभी को नहीं करनी होती है। जिनका पेमेंट जो है, पेमेंट में जिनकी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, मान लो आप जो फीस सबमिशन कर रहे हैं आप, और फीस सबमिशन करते वक्त अगर आपका फीस सबमिशन जो है फेल हो जाता है, क्या हो जाता है, अगर ये फेल हो जाता है तब आपको क्या करना है कि आयोग की साइट पे जाके डबल वेरिफिकेशन का एक ऑप्शन मिलता है। आप होम पेज पे जाएंगे, एप्लीकेशन सेगमेंट में जाके अपडेट और ट्रांजैक्शन आईडी बाय डबल वेरिफिकेशन अपना लॉगिन करने के बाद जो है यहाँ पर जो डबल वेरिफिकेशन कर देंगे। अगर आपका पेमेंट कट गया है तो वो उसको वेरीफाई कर देगा। अगर आपका पेमेंट नहीं कटा है तो आपको दोबारा विंडो मिल जाएगी जहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हैं, और वेरीफाई ट्रांजैक्शन आईडी पर बटन क्लिक करके अपना जो है फीस सबमिशन करके अपना आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सबके लिए नहीं है, ये उन्हीं के लिए है जिनका वेरिफिकेशन पेमेंट मतलब नहीं हो पाता है, पेमेंट फेल हो जाता है। बाकी जिनका एक बार में हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका फेल हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, सर्वर डाउन हो रहा है, तब आपको डबल वेरिफिकेशन कर ही लेना चाहिए। ठीक है,
तो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अगला है एकेडमिक क्वालिफिकेशन। तो जैसा कि आपको पता है जो कृषि प्रावधिक सहायक की जो पोस्ट है दोस्तों, इसमें जो है बीएससी एग्रीकल्चर के अलावा और भी डिग्रियां इसमें एलिजिबल है, जो उसके अलाइड कोर्स और जो समकक्ष कोर्स होते हैं, जैसे कि कृषि में स्नातक उपाधि या कृषि में स्नातक उपाधि के समकक्ष क्या क्या है, बीएससी फॉरेस्ट्री ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री, बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग है जो कि कृषि प्रति विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त बीएससी होम साइंस और कम्युनिटी साइंस जो 4 वर्ष की होती हैं वो इसमें एलिजिबल है। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपके पास आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष तक काम किया हो, सर्विस दी हो और एनसीसी का आपको 20 सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पर वरीयता मिलती है। बाकी ये कैसी अधिमानी है, ये जरूरी नहीं है आपके पास होना हो, बट ये अनिवार्य है, तो ये तो आपके पास होनी ही चाहिए। तो आई होप आप यहाँ पर भी समझ गए होंगे। और यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम आती है इशू डेट की और पासिंग ईयर की। तो यहाँ पर 2 पॉइंट होते हैं दोस्तों, आपको समझने चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रॉब्लम में आ रहे थे। एक तो होता है पासिंग ईयर, तो मैं आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर कर दूंगा, और एक है आपकी इशू डेट। तो यहाँ पर 2 सिनेरियो हैं। एक तो ये कि जो नॉर्मल सिनेरियो है कि मान लो आपने सपोज दैट आपने जो है 2020 में एडमिशन लिया और आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया 2024 में, ठीक है, तो आपकी पासिंग ईयर क्या हो जाएगी 2024। लेकिन आप पास तो 24 में हो गए थे, बट आपकी जो डिग्री मिली है, आपकी जो डिग्री इशू हुई है दोस्तों, डिग्री आपका जो मार्कशीट है, आपकी डिग्री जो इशू हुई है सपोज दैट 2025 में, तो आपका इशू डेट क्या हो जाएगा 2025 वाला हो जाएगा, और आपका पासिंग ईयर क्या हो जाएगा 2024 वाला हो जाएगा। आपको वहाँ पर दोनों भरने होते हैं, पासिंग ईयर भी भरना होता है और इशू डेट भी भरना होता है। तो इशू डेट वो भरनी कि आपका जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, आपका सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है। अगर आपका 24 में ही हुआ है तो दोनों जगह आप 2024 भरेंगे। अगर आप में गए मतलब आफ्टर 2-3 साल बाद मिला है, ठीक है, तो जिस डेट पे आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है, ठीक है, आपको वो डेट भरनी पड़ेगी। और ये डेट जो है उस सर्टिफिकेट पर लिखी होती है, कहीं भी लिखी हो या यहाँ पर लिखी मिल जाए, तो वो डेट आपकी सर्टिफिकेट में लिखी होगी। आयोग की तरफ से जो मेन चीज़ है वो है आपका पासिंग ईयर, कि आपने अपना स्नातक किस साल पास किया वो जरूरी है। और वो उनका क्या है कि ऑलरेडी बता चुके हैं कि उनका एग्जाम डेट से पहले का होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों का एग्जाम डेट से पहले का ही होगा। तो मेन चीज़ है पासिंग ईयर, ठीक है। इशू डेट उतना इशू नहीं करता है, पासिंग ईयर आपका आयोग के नियम के हिसाब से होना चाहिए कि आपके उस डेट तक आप जो है ग्रेजुएट हो गए थे। इशू डेट का क्या है कि जब भाई आपको सर्टिफिकेट मिला या जब आपने निकलवाया तो वो इशू डेट उस दिन की हो जाती है, किस डेट पे आपने इशू करवाया। तो आई होप आप समझ गए होंगे, और भी कोई दिक्कत रहती तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे एज क्राइटेरिया की। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो नए बच्चे आ रहे हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक दिक्कत है, क्योंकि उनकी जैसे आज के टाइम पे सारी पढ़ाई टाइम से हो रही है, तो बहुत सारे बच्चों की एज जो है 21 साल नहीं हो पा रही, तो वो इसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। और इनका जो क्राइटेरिया है वो 1 जुलाई, इस साल जो 1 जुलाई 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हो। तो ये तो कोई फैक्टर है नहीं यहाँ पे, क्योंकि आप 40 तक कर सकते हैं। बट ये जो चीज़ें नए बच्चों के लिए, आप अपनी एज कैलकुलेट करिए। अगर आप 1 जुलाई तक 21 साल के हो पा रहे हैं तो आप जो है एकदम एलिजिबल हैं इसके लिए, इस पोस्ट के लिए। और आपकी डीओबी किससे मानी जाएगी, वो है आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, ठीक है। तो हाई स्कूल का जो आपका सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, उसकी इनकी गिनती मान्य होगी। इसके अलावा आपका कोई डॉक्यूमेंट्स वैलिड नहीं होगा, या जो उसके समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा होती है उसके हिसाब से। तो ये था आपका एज क्राइटेरिया 21 से 40, और वो भी ऑन 1 जुलाई तक। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में दोस्तों। तो आई होप आप समझ गए होंगे, फिर भी मैं आपको एक बार क्लियर कर दूं कि जो एग्जाम की लास्ट डेट है, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है, वो है आपकी 11 जून। तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स 11 जून से पहले के होने चाहिए, सिंपल सी बात है ये। तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर लें।
बाकी जो इशू डेट का था वो मैं आपको बता चुका हूँ, ये डेट आप बहुत महत्वपूर्ण है। और 18 जून तक आप क्या कर सकते हैं, 18 जून तक आप जो है अपना फीस सबमिशन कर सकते हैं। मैं कहूँगा आप पहले ही कर लें जब फॉर्म भर लिया, क्योंकि बेवजह बाद में सर्वर डाउन हो जाए। तो फीस सबमिशन, और आप अपने फॉर्म में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, कुछ गलती होगी तो उसको आप करेक्शन कर लें। तो ये 18 जून तक है, बाकी 11 जून तक सारे डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए। नेक्स्ट है सिलेबस। तो सिलेबस में आपको बता दूं, सिलेबस एजीटीए का जो है सिलेबस जो है, इसमें फसल विज्ञान के 25 क्वेश्चन जिसको हम क्रॉप साइंस बोलते हैं, जिसमें आपका एग्रोनॉमी आ जाएगा, इसमें फ्रूट साइंस भी इसी में ही आता है। फिर है आपका बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग और क्रॉप फिजियोलॉजी के 10 क्वेश्चन आएंगे। सॉइल साइंस और वाटर मैनेजमेंट के 15 क्वेश्चन आएंगे। एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन के 5 क्वेश्चन आएंगे। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड स्कीम्स के 5 क्वेश्चन आएंगे। एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी साइंस के 5 क्वेश्चन आएंगे। बाकी जो ये वाला पोर्शन है ये तो सभी एग्जाम में मैंडेटरी है, जो भी यूपी कराता है। 15 क्वेश्चन कंप्यूटर नॉलेज के और 20 क्वेश्चन आपके यूपी जीके के। तो ये तो था आपका सिलेबस, ठीक है। बात करेंगे अब एग्जाम स्ट्रेटजी की। तो आपको किस तरह से इस एग्जाम को देखना है, जैसा कि आपने देखा हुआ लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था बहुत ही अच्छे लेवल का पेपर आया था, मॉडरेट टू डिफिकल्टी था, ठीक है। तो उस पेपर के हिसाब से मैं अगर आपको यहाँ पे बता दूँ तो सबसे पहले तो यही है कि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी होनी चाहिए, ठीक है। जिसके लिए आपको क्या है कि थ्योरी के साथ साथ, थ्योरी तो आप कर ही रहे हैं कवर, ठीक है, और उसके साथ साथ आप जो है यहाँ पे प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस सेट लगाइए डेली, कम से कम 1 से 2 प्रैक्टिस सेट आप जो है डेली लगाइए। और मेन चीज़ है जो प्रैक्टिस सेट की है एनालिसिस, लगाना ही पर्याप्त नहीं होगा आपके लिए। आपने जो भी प्रैक्टिस सेट लगाया है, मॉक टेस्ट लगाया है, मेन चीज़ है उसकी एनालिसिस कि आपने जो क्वेश्चन किए, जो आपके डुएबल क्वेश्चन थे वो आपने कर दिए, जो आपसे क्वेश्चन नहीं हुए और जो आपको नहीं पता थे और जो आपने क्वेश्चन गलत किए, ठीक है, जो आपसे नहीं हुए, जो आपने गलत किए, इन क्वेश्चंस को आपको फिर पढ़ना है, इनकी आपको फिर रीरीडिंग करनी है, ठीक है। और जो भी इनके कॉन्सेप्ट हैं इनको फिर देखना है, ताकि आने वाले दूसरे मॉक में इनसे गलतियां ना हो। तो मेन चीज़ है आपकी एनालिसिस, ठीक है। फिर हम बात करें यहाँ पर बुक की, ठीक है, बुक्स हो गई, पीडीएफ्स हो गई, तो इनकी हम बात करें तो बुक्स तो देखो ऐसा नहीं था कि पेपर किसी एक ही बुक से आया हो, अलग अलग बुक से देखा जाए तो जो अरुण कात्यायन है, आप अगर अरुण कात्यायन की वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 ये बुक आप फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आपको थ्योरी भी मिल जाएगी, इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे एग्रीकल्चर के। उसके अलावा एनआर सुंडा आपको क्विक रिवीजन के लिए, तो पहले आप अरुण कात्यायन वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 खत्म करिए और साथ में आप एनआर सुंडा भी पढ़ते रहिए, ठीक है। पीडीएफ्स की बात करें तो आईसीआर की ई पीडीएफ्स हैं, आप इनको भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आपने पेपर देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे आए थे, बहुत ही डीप आए थे। तो आप क्योंकि जितना भी स्टडी मटेरियल है उसका सोर्स जो आईसीआर की ई पीडीएफ्स ही रहती हैं, आईसीआर की पीडीएफ्स में टीएनयू के वेब पोर्टल पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। और उसके साथ मेन चीज़ जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है, आप प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसको सॉल्व करें, प्लस जो बात आ रही है यहाँ पर यूपी जीके और कंप्यूटर की, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि लगभग हर महीने यूपी SSC जो है 1 से 2 एग्ज़ाम करा लेती है, 1 से 2 एग्ज़ाम आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो उसमें जो यूपी जीके और कंप्यूटर वाला जो पोर्शन है, आप उनके क्वेश्चंस को डिस्कस करें, और जो भी लास्ट ईयर 1 से 2 साल के बीच जितने भी पेपर हुए हैं उसमें से यूपी जीके और कंप्यूटर वाले क्वेश्चंस को आप एनालिसिस करें, उनको पढ़ें और देखें किस तरह से क्वेश्चन वहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें एग्जाम स्ट्रेटजी की। और रही बात, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं, जो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। उसके अलावा हमारे चैनल पर भी एजीटीए की फ्री में तैयारी कराई जाएगी, ऑलरेडी लेक्चर डाले जा चुके हैं और टाइमली आपको लेक्चर मिलते रहेंगे, एग्रीकल्चर के सारे सब्जेक्ट्स के, कंप्यूटर के और यूपी जीके के। आप अगर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो TESI.AGTA टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि सारी अपडेट आपको टाइमली मिल सके। मैं फिर आपसे यही कहना चाहूँगा, आपकी अगर कोई भी दिक्कत है एजीटीए रिलेटेड, आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका टाइमली रिप्लाई करेंगे और आपकी समस्या को दूर करेंगे। तो हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिए। जय हिंद।